खबरों की शुरुआत करेंगे आदि पुरुष फिल्म पर मचे विवाद से, क्योंकि इस फिल्म के विवादों और विरोध के बीच केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि फिल्म के डायलॉग बदले जाने चाहिए। इधर फिल्म आदि पुरुष ने अपने पहले वीकेंड पर 340 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म की प्रोड्यूसर टी सीरीज ने जय श्री राम के नारे के साथ ये जानकारी ट्विटर पर शेयर की। इधर फिल्म के विरोध की आग नेपाल भी पहुंच चुकी है। नेपाल ने सभी हिंदी फिल्मों के प्रदर्शन पर वहां यानी अपने देश में रोक लगा दी है। नेपाल ने फिल्म में सीता को भारत की बेटी बताए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया है। तो चलिए 3 तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ आगरा, जम्मू और मुंबई की तस्वीर है। विरोधों का किस तरीके से सामना इस फिल्म को करना पड़ रहा है वो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। भारत में लोग फिल्म में चीप डायलॉग, तथ्यों के साथ छेड़छाड़ का विरोध कर रहे हैं। लखनऊ में हिंदू महासभा नाम के संगठन ने फिल्म के कलाकारों और निर्माताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई है। जम्मू में बजरंग दल ने पुतले जलाकर विरोध जताया, तो वहीं मुंबई के उपनगरों में फिल्म का प्रदर्शन रुकवाने की कोशिश की गई। फिल्म के संवाद और गीत लिखने वाले मनोज मुंतसिर ने कहा है कि फिल्म के कुछ डायलॉग बदले जाएंगे। इस पर सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि डायलॉग तो बदलना ही चाहिए, लेकिन लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हक किसी को नहीं है। क्या कुछ कहा उन्होंने, एक बार सुनिए आप। सीबीएफसी ने इस पे जो निर्णय करना है वो किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने, उनका एक काम है। और जो फिल्म के निर्माता निर्देशक हैं और जो लेखक भी हैं, उन लोगों ने जो डायलॉग बदलने की बात है वो भी कही है। किसी की भी भावनाओं को आहत करने का अधिकार किसी को नहीं है। तो वहीं कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने आदि पुरुष विवाद में मोदी सरकार को भी लपेट लिया। अल्वी ने कहा कि पिछले 8-9 सालों से प्रोपेगेंडा के लिए फिल्मों का इस्तेमाल हो रहा है। आदि पुरुष उसी का एक नतीजा है। मूवीज एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं और ये पिछले 8 साल 9 साल से हुआ है कि फिल्मों के जरिए भी प्रोपेगेंडा हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी इस काम पे लगी है। कभी केरला स्टोरी आती है, तो कभी कश्मीर की स्टोरी आती है, तो कभी इस तरीके के मुद्दे उठा दिए जाते हैं। कोई सैफरन कपड़े पहन ले तो वो इस देश के अंदर मुद्दा बन जाता है। मूवीज़ तफरीह के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए होती है। और भारत में यूसीसी की कितनी है जरूरत और क्या इसे लागू करने का समय आ गया है? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57 आदि पुरुष मर्यादा का मजाक करेंगे, इस पर बड़ी चर्चा आज शाम 7:57 पर। और अब बात जीएसटी की, क्योंकि जीएसटी चोरी को लेकर जीएसटी विभाग के जांच का दायरा अब बढ़ गया है। इंश्योरेंस और फार्मा सेक्टर के बाद स्क्रैपिंग, पैकेजिंग, मैन पावर सर्विस देने वाली कंपनियां भी अब जांच के दायरे में आ गई हैं। जीएसटी चोरी के खिलाफ चल रहे स्पेशल ड्राइव और जीएसटी से जुड़े अन्य मुद्दों पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स के चेयरमैन विवेक जौहरी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने। आप भी सुने। तो इंश्योरेंस सेक्टर में आपने ठीक कहा, हमारा पहले भी अन्वेषण चल रहा था, क्योंकि हमने उस सेक्टर में भी ये पाया कि फेक बिलिंग के केसेस उसमें उभरकर सामने आए। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग सर्विसेज के नाम पर हमें पता चला कि फेक बिलिंग की जा रही है, ऐसी सूचना विभाग को प्राप्त हुई थी। तो उस अन्वेषण के अंतर्गत हमने करीब 30 इंश्योरेंस कंपनीज, जिसमें 15 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं और 15 जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनके इन्वेस्टिगेशन शुरू किए थे। और अभी तक करीब 2300 करोड़ के लगभग फेक आईटीसी का हवाला मिला है हमको, लेकिन उस पर भी अभी कार्यवाही चल रही है, अभी समाप्त नहीं हुई है। और इसमें से करीब 700 करोड़ की रिकवरी हम लोग कर चुके हैं। फार्मा वाले का क्या है? फार्मा का भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, अभी गणना नहीं हो पाई है। जीएसटी काउंसिल मच अवेटेड बिल्कुल सामने है, 11 जुलाई को होने वाला है। इसमें जो पहले के नए एजेंडे क्या होंगे वो अभी तो जब बनेगा तो पता चलेगा, लेकिन जो पेंडिंग एजेंडे हैं
पेंडिंग एजेंडे में सबसे जो महत्वपूर्ण आता है ऑनलाइन गेमिंग का, बहुत सालों से चल रहा है। जीएसटी काउंसिल में डिस्कस हुआ, फिर जीओएम में डिस्कस हुआ, फिर वापस से जीएसटी काउंसिल में डिस्कस होने की बातचीत चल रही है। तो और आपका जो टैक्स डिमांड है, जो भी डिमांड्स होते हैं, वो कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक मेजर टैक्स डिमांड को स्टे कर दिया। तो कुल मिलाकर सरकार की क्या स्ट्रेटेजी है? जो टैक्स डिमांड्स जिस तरह से आप भेज रहे हैं, सारे के सारे अगर हाई कोर्ट में चले जाएंगे तो फिर सरकार के सामने क्या रास्ता बचेगा? इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो जीओएम की रिपोर्ट, रिवाइज रिपोर्ट जो आई है, मेरा ऐसा मानना है कि जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है उसमें उस पर विचार विमर्श होगा और काउंसिल कोई निर्णय मेरी उम्मीद है लेगी इस इशू पर। जैसा आपने कहा, ये इशू कुछ दिन से चल रहा है, इस पर जीओएम की एक रिपोर्ट पहले भी आई थी। जहाँ तक कोर्ट केस का सवाल है, उस पर हमने कर्नाटक का जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसका अध्ययन किया है और उस पर हमें क्या कार्यवाही लेनी है उस पर विचार चल रहा है। अभी फाइनल पोजीशन हमारी उभर कर आएगी। एक और समस्या है, खासतौर से जो स्टील कारोबारी हैं उनके लिए समस्या है कि बड़े पैमाने पर डंपिंग हो रही है स्टील के देश में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कुछ प्रपोजल ही भेजा था, उसको लेकर क्या चल रहा है सर? स्टील जो डंपिंग हो रहा है उससे उसको लेकर जो सेफ गार्ड है उसको लेकर क्या सरकार कर रही है? जी, तो हमारे पास डीजीटीआर के इस संबंध में रिकमेंडेशंस आए हैं। उनका अभी हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं और उस पर सरकार शीघ्र ही निर्णय लेगी। और अब बात एसजीएक्स निफ्टी की, जो आप गिफ्ट निफ्टी के नाम से जाना जाएगा। विदेशी कंपनियां भी जल्द यहां पर लिस्ट होंगी। 3 जुलाई से एसजीएक्स निफ्टी गिफ्ट सिटी गांधीनगर से संचालित होगा। इस ऐतिहासिक मौके पर हमारे संवाददाता केतन जोशी ने बातचीत की एनएसई के एमडी आशीष चौहान से। आप भी सुनें। इंडिया में जो ट्रेड करते हैं फॉरेनर्स, उनको भारतीय रुपये में पैसे कन्वर्ट करने पड़ते हैं और फिर वापस ले जाने पड़ते हैं। उनको एक कॉस्ट लगती है जो यहाँ पर नहीं लगती है, इसलिए कई लोग जो सिंगापुर से भी ट्रेडिंग करने का पसंद कर रहे थे। वही जो लोग सिंगापुर में से भी ट्रेडिंग कर पाएंगे और उनकी जितनी भी लिक्विडिटी है वो तो वहाँ पे तो नेचुरली वहाँ से आएगी। लेकिन जो गिफ्ट सिटी में हमारे करीब 60-70 मेंबर्स एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज में हैं, तो वो लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे शुरुआत में, और भी 40-50 लोग पाइपलाइन में हैं। और सुबह 6:30 बजे से लेकर के दूसरे दिन रात को 2:45 बजे तक ये ट्रेडिंग होगा। तो करीब 21 घंटे से आजू बाजू में ट्रेडिंग होने की संभावना है। क्या आगे जाकर अलग अलग और भी यहाँ पर वॉल्यूम तो इंक्रीज होगा ही, लेकिन साथ ही साथ और भी अलग अलग फैसिलिटीज शुरू होगी, या तो और भी मतलब ट्रेड करने के तरीके भी थोड़े चेंज होंगे और एड ऑन होंगे? स्वाभाविक है कि ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है वो दुबई, सिंगापुर, हांगकांग, लंदन वगैरह के साथ कॉम्पीट करता है। तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर जो प्रोसीजर्स अवेलेबल है, जो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है, जो प्लेयर्स अवेलेबल है, अलग अलग तरीके के मार्केट पार्टिसिपेंट्स, वो सभी आईएफएससी में हमको अप्रूवल देनी पड़ेगी। और वो सब आते ही तरह तरह की नई चीज़ें होगी। जैसे हमें आशा है कि आगे जाके कमोडिटीज़ में भी हम थोड़ा ज़्यादा ट्रेडिंग करें, जहाँ पर भारत का एक अच्छा होल्ड है, जैसे गोल्ड वगैरह वो। लेकिन हमारा उसमें प्राइस फॉर्मेशन में कोई से नहीं है, क्योंकि लंदन वगैरह से प्राइस फॉर्मेशन होता है। तो उसमें हम कैसे आगे बढ़े, या दूसरी जो फॉरेन कंट्रीज से हम सुविधा ले रहे हैं, जैसे रशिया से या यूएई से, तो उनके फॉरेन एक्सचेंज को भी कैसे ट्रेड करा जाए। बॉन्ड फ्यूचर्स, कॉरपोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड फ्यूचर्स में कैसे ट्रेडिंग करा जाए, वो सब एक तरह से हम अब चर्चा कर रहे हैं कि एक बार ये शुरू होता है, फॉरेन की कंपनियों को भी डायरेक्टली लिस्टिंग कैसे यहाँ पर मिले। और बॉन्ड्स जो ऑलरेडी 80-85 बिलियन डॉलर के बॉन्ड्स ऑलरेडी लिस्ट हो चुके हैं आईएफएससी में, उसको कैसे बढ़ा के अगले 10 साल में $1 ट्रिलियन तक ले जाए। तो वो सब चर्चाएं अभी जारी है।
और 21 जून को प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के अपने पहले राजकीय दौरे पर अमेरिका जा रहे हैं। वहां पर वो 24 जून तक रहेंगे और इस दौरान अमेरिका और भारत के बीच कई अहम समझौते होने वाले हैं। आज भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के दौरान होने वाले समझौता का ब्यौरा दिया। बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा जोर रक्षा समझौतों पर होगा जब प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे तब। भारत यूएस रक्षा सहयोग एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इकोसिस्टम की तरफ बढ़े, जिससे न केवल दोनों देशों के रक्षा सहयोगों को बल मिलेगा, अपितु जो वैश्विक परिप्रेक्ष्य है उसमें भी दोनों देशों के रक्षा संबंध एक अच्छी प्रगति कर सकते हैं। और इसके साथ ही आज नेशनल रीडिंग डे है। क्या आप जानते हैं कि किताबें पढ़ने से हमें क्या क्या फायदा होता है? आपने आखिरी बार कौन सी किताब पढ़ी है? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 5:57। आपका स्वागत है। अब बात करेंगे बाजार की, जहां कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में मुनाफा वसूली आज रही। बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 216 अंक गिरकर 63,168 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 71 अंक गिरकर 18,755 पर आज बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा तेजी पीएसयू बैंकिंग शेयरों में रही। ऑटो, एफएमसीजी, मेटल शेयरों पर आज दबाव देखा गया। मार्केट का पूरा एक्शन समझने के लिए चलते हैं यतिन के पास। यतिन, बताएं जरा आज मार्केट का मूड माहौल कैसा रहा? तो हफ्ते की शुरुआत थोड़ी बहुत कमजोर रही, और अगर हम बाजार की बात करें तो निफ्टी जो रिकॉर्ड हाई से कुछ ही पॉइंट्स दूर था, वहां पे आपको प्रॉफिट टेकिंग दिखी। टिपिकली जब बाजार शिखर पे होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग लाजमी होती है। तो उसी तरीके से बाजार का आज थोड़ा बहुत मूड फ्रंट लाइन शेयर्स की तरफ, खास करके प्राइवेट सेक्टर की बैंकों की तरफ सुस्त था। हालांकि पीएसयू बैंकिंग शेयर्स, एनर्जी, रियल्टी, इन में भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आपको सेलिंग दिखी। लेकिन आईटी और फार्मा शेयर्स होल्ड आउट कर रहे थे। कहीं ना कहीं वहां आपको खरीदारी का मूड माहौल दिखा, और मिड कैप्स भी, चाहे वो मिड कैप इंडेक्स हो, स्मॉल कैप इंडेक्स हो, हरे निशान के साथ ही बंद हुआ, जिसकी वजह से बाजार का एडवांस डिक्लाइन रेशियो एनएससी पे लगभग 2:1 दिखा। जी, इसके अलावा सेक्टर्स और शेयरों में किस तरीके का एक्शन दिखा? तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स और इंश्योरेंस कंपनीज में अच्छी खासी तेजी थी। खास करके एचडीएफसी लाइफ, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसे काउंटर्स में 2 से 3% की तेजी थी, और टेक महिंद्रा और इन्फोसिस जैसे काउंटर्स में भी आपको बढ़त दिखी। लूजिंग साइड पे अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर लगभग 4% नीचे बंद हुआ। इसके अलावा कोटक बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, एक्सिस बैंक जैसे काउंटर्स में भी 1 से 1.5% तक की मंदी दिखाई पड़ी। मिड कैप गेनर्स की बात करें तो यहाँ आपको काफी सारे फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी दिखेंगे, खास करके 5 स्टार्स फाइनेंस और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, दोनों ही काउंटर्स में 7-8% की तेजी थी। और ई क्लर्क्स मिड कैप आईटी सेगमेंट में से भी आपको तेज मूड माहौल में दिखा। फ्लिप साइड पे अगर हम मिड कैप लूजर्स की बात करें तो राजेश एक्सपोर्ट, त्रिवेणी टर्बाइन, लिंडे इंडिया जैसे काउंटर्स में आपको 5 से 7% तक की इंट्राडे गिरावट देखी। हालांकि स्टॉक्स थोड़े बहुत फैग एंड ऑफ ट्रेडिंग सेशन में रिकवर होते हुए भी दिखाई पड़े। जी, बहुत शुक्रिया तमाम मार्केट अपडेट के लिए आपका यतिन। तो कुल मिलाकर कुछ ऐसा रहा आज मार्केट का मूड माहौल। और इस बीच वेलेंटिस एडवाइजर के फाउंडर और एमडी ज्योतिवर्धन जयपुरिया का कहना है कि वे अभी बैंकों पर पॉजिटिव हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि गिरावट में खरीदारी की स्ट्रैटेजी रखें और छोटी अवधि के लिए संभल कर अभी निवेश करें। कि इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे बढ़ते हैं, पहले तो है ना ब्याज बढ़ गए थे वो उनके लोन पे, पर है ना डिपॉजिट पे लोन नहीं बढ़ा था। अभी डिपॉजिट पे भी लोन बढ़ना चालू होएगा। जो उनके इंटरेस्ट मार्जिन है, निम्स है, जो वो निम्स है ना एक तरह से पीक हो गए हैं, और यहाँ से है ना गुंजाइश हो सकता है वो निम थोड़े नीचे आ जावे जैसे जैसे ना डिपॉजिट के ब्याज बढ़ेंगे। तो इसके कारण एक नेगेटिव सेंटिमेंट उसके कारण आ सकता है कि भाई ये है ना निम्स अब नीचे जाना चालू हो गया है, तो बैंक्स के प्रॉफिटेबिलिटी को असर हो सकता है। तो 2 शॉर्ट टर्म रीजन है जहां पे थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। अगले 2 साल से देखें तो अभी भी बैंक्स पे हम लोग पॉजिटिव है, पर वापस जैसे बाजार के लिए कहे वैसे बैंक्स के लिए भी कहते हैं कि बाय ऑन डिप्स है ना ज्यादा बेटर रहेगा। इस भाव में ना थोड़ा रुक जाना चाहिए। और बात विपर्जॉय तूफान की, जिसके कारण राजस्थान में भारी बारिश हो रही है। राज्य में बाढ़ और बारिश के चलते 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। सवाई माधोपुर की अगर बात करें तो यहां और बूंदी में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही कोटा, करौली, बारा, भीलवाड़ा और टोंक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में 12 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम केंद्र यहां पर जयपुर के मुताबिक 19 और 20 जून को विपर्जॉय तूफान का असर भरतपुर, कोटा संभाग में बना रहेगा। चक्रवात की अगर बात करें तो अभी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से नॉर्थ ईस्ट दिशा की तरफ ये आगे बढ़ रहा है।
और तूफान बिपरजॉय ने मॉनसून की रफ्तार को धीमा कर दिया है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक मॉनसून अब दोबारा सक्रिय हो गया है। मॉनसून पर मौसम विभाग के साइंटिस्ट नरेश कुमार से बातचीत की। मैं संवाददाता असीम मनचंदा ने। मॉनसून इस बार देरी से केरल पहुंचा था, उसके बाद उसकी प्रोग्रेस में भी थोड़ी सी रुकावट हमको देखने को मिली। बात करने के लिए हमारे साथ मौसम विभाग के साइंटिस्ट डॉक्टर नरेश कुमार है। सर, मॉनसून की अब क्या प्रोग्रेस है, कहाँ तक पहुंचा है, कहाँ रुका हुआ है? देखिए, आज थोड़ा मानसून आगे प्रोग्रेस हुआ है। हमने कुछ हिस्से जहां से जैसे महाराष्ट्र का थोड़ा हिस्सा आगे कवर किया है। सिमिलरली मेजरली हमने वेस्ट बंगाल का हिस्सा कवर किया है, थोड़ा सा झारखंड कवर हुआ है और उड़ीसा का हिस्सा ऑलमोस्ट बिहार का हिस्से तक वहां तक जोड़ा है। और आने वाले 2-3 दिनों में हम क्या उम्मीद कर रहे हैं कि जब मानसून महाराष्ट्र के कुछ हिस्से, कर्नाटका के पूरा हिस्सा कवर कर सकता है, तेलंगाना आंध्र का हिस्सा कवर कर सकता है, और इसके अलावा भी बाकी जो हिस्से बचे हैं ईस्ट इंडिया के, मीन उड़ीसा में थोड़ा कवर कर सकता है, झारखंड का और हिस्सा हो सकता है। इसके अलावा बिहार भी कवर करने की उम्मीद है। और इसके बाद सब्सिक्वेंट 2-3 डेज में हम ये उम्मीद कर रहे हैं इस उत्तर प्रदेश तक जब मानसून आगे पहुंच सकता है। तो बेसिकली मानसून औसतन 10 जून तक महाराष्ट्र मुंबई पहुंच जाता है। इस बार अभी तक कवर नहीं किया, वजह क्या है पीछे? देखिए, इस समय भी आप देखेंगे जहां एक सिस्टम था, अगर सिस्टम का प्रभाव देखें आज की डेट में जो सिस्टम है नॉर्थ ईस्ट राजस्थान के ऊपर है, वो एक बेल मार्क लो प्रेशर की फॉर्म में है, और उसके प्रभाव से पिछले 24 घंटों में राजस्थान में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हुआ, 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हुआ है। और हम अनुमान कर रहे हैं इसके प्रभाव से आज भी एक्सट्रीमली हैवी ईस्ट राजस्थान में रहेगा, और इसके बाद वेस्ट एमपी में कल एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा। और इसके अलावा अगर आप नॉर्थ ईस्ट में बात करें, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में काफी दिनों से कंटिन्यूस रेनफॉल एक्टिविटी हो रही है, वहां एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी चालू है। तो हमारा अनुमान है कि आने वाले 3 दिनों में जो ऐसा ही सिनेरियो रहेगा, इसके लिए हम सब हिमालयन में रेड कलर दे रखा है, मीन वहां एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहे हैं। इसके अलावा असम मेघालय भी आज के लिए रेड अलर्ट है, इसके बाद डिक्रीज। और इसी के साथ इस बुलेटिन